नमस्कार। आज हम एक काफी चर्चित और विवादास्पद किताब ओशो की द बुक ऑफ विमेन के कुछ विचारों पर एक गहरी नजर डालने वाले हैं। जी। इसमें पुरुष, स्त्री, उनके रिश्ते, प्रेम, सेक्स, विवाह, समाज, यहाँ तक कि आध्यात्मिकता, इन सब पर कई बार चौंकाने वाले विचार हैं। हाँ, बिल्कुल काफी अपरंपरागत है। हमारा इरादा यहाँ इन विचारों को बस समझना है, उन पर कोई फैसला देना नहीं। सही बात है। ये ध्यान रखना होगा कि स्रोत में बातें काफी बेबाकी से कही गई हैं, जो शायद हमारी आम सोच से मेल ना खाएं। जी। तो चलिए देखते हैं कि इन विचारों में क्या है। शुरू करते हैं। शुरुआत एक काफी दिलचस्प तर्क से करते हैं, जो इन अंशों में दिया गया है कि पुरुषों में एक तरह की हीन भावना, मतलब इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है। अच्छा। और इसी वजह से कथित तौर पर वो महिलाओं पर हावी होने की कोशिश करते आए हैं। स्रोत का मानना है कि पुरुष अपनी श्रेष्ठता साबित करने के लिए लगातार महिलाओं की प्रतिभा को दबाता रहा है। ओ। तो आइए इस विचार को थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है। इन अंशों के मुताबिक ये जो कोशिश है पुरुषों की महिलाओं की प्रतिभा और क्षमताओं को नष्ट करने की, ये सदियों से चली आ रही है, सिर्फ इसलिए ताकि वो खुद को बेहतर, श्रेष्ठ महसूस कर सकें। इसे एक तरह से अंदरूनी कमजोरी को छिपाने का भारी दिखावा बताया गया है। मतलब एक तरह का कॉम्पेंसेशन। हाँ, शायद वैसा ही। और इसकी एक वजह यह भी बताई गई है कि गर्भावस्था के दौरान करीब 9 महीने या उससे भी ज्यादा महिला शारीरिक रूप से थोड़ी निर्भर हो जाती है पुरुष पर। जी, वो तो स्वाभाविक है। लेकिन इन अंशों का कहना है कि पुरुषों ने इस निर्भरता का बहुत गलत फायदा उठाया है। अच्छा, ये एक पहलू है। लेकिन ये अंश कुछ बुनियादी, मतलब प्राकृतिक अंतरों पर भी काफी जोर देते हैं। जैसे एक तर्क ये है कि एक महिला में पुरुष के मुकाबले प्रेम करने की क्षमता कहीं ज्यादा गहरी होती है। ज्यादा गहरी किस तरह से? देखिए, स्रोत कहता है कि पुरुष का प्रेम काफी हद तक शारीरिक जरूरत जैसा है, जबकि महिला के लिए प्रेम एक रूहानी एहसास, एक आध्यात्मिक अनुभव हो सकता है। और इसी आधार पर वो कहते हैं कि महिला का स्वभाव मूल रूप से एकनिष्ठ होता है, मतलब मोनोगैमस। वो एक के प्रति समर्पित हो सकती है। और पुरुष? जबकि पुरुष स्वभाव से बहुगामी यानी पॉलीगैमस होता है। वो शायद दुनिया की हर खूबसूरत महिला को चाह सकता है और फिर भी अधूरा महसूस कर सकता है। अच्छा, ये तो प्रेम की बात हुई। यौन अनुभव के स्तर पर भी बड़े फर्कों का जिक्र है क्या? हाँ, बिल्कुल। स्रोत तो यहाँ तक कहता है कि इस मामले में महिला पुरुष से कहीं बेहतर है। बेहतर कैसे? क्योंकि वो मल्टीपल ऑर्गेज्म यानी एक से ज्यादा बार चरम सुख का अनुभव कर सकती है, जबकि पुरुष एक बार में सिर्फ एक ही ऑर्गेज्म अनुभव कर पाता है। और ये सिर्फ संख्या का फर्क नहीं है, अनुभव की गहराई का भी है। पुरुष का ऑर्गेज्म काफी स्थानीय, मतलब जननांगों तक सीमित रहता है। और महिला का ऑर्गेज्म संपूर्ण बताया गया है। उसके पूरे वजूद में, पूरे शरीर में फैलता है वो अनुभव। ये तो काफी बड़ा अंतर बताया गया है। जी हाँ। और सिर्फ यही नहीं, स्रोत महिलाओं के दूसरे गुणों पर भी रोशनी डालता है। अच्छा, और क्या? जैसे वे पुरुषों से ज्यादा केंद्रित होती हैं, सेंटर्ड, ज्यादा शांत रह सकती हैं, उनमें धैर्य ज्यादा होता है, वो इंतजार कर सकती हैं। और कहा गया है कि शायद इन्हीं अंदरूनी गुणों की वजह से उनकी बीमारियों से लड़ने की शक्ति भी ज्यादा होती है और औसतन वे पुरुषों से लंबा जीवन जीती हैं। ये तो आंकड़े भी बताते हैं शायद। जी। और दिलचस्प बात यह है कि स्रोत का मानना है कि पुरुष महिलाओं की इन ताकतों से, इन क्षमताओं से डरता है। डरता है किस बात से? बच्चे को जन्म देने की उनकी वो अद्भुत क्षमता, घर को एक सुकून की जगह बनाने का उनका हुनर। उसे डर लगता है कि कहीं वो पूरी तरह महिला पे निर्भर ना हो जाए। अच्छा। और इसी डर के चलते उसने सदियों से महिला को दबा कर रखा, उसे सीमित रखा। स्रोत पुरुष को काफी अहंकारी, ईगोइस्टिक और पुरुष वर्चस्ववादी, मतलब मेल शोविनिस्टिक भी कहता है। हाँ, ये भी है। उसका तर्क है कि पुरुष ने एक ऐसा समाज बनाया है जिसमें महिलाओं वाले गुणों जैसे प्रेम, करुणा, संवेदनशीलता, इनके लिए ज्यादा जगह नहीं है। उन्हें कमजोरी की तरह देखा जाता है। हाँ, उन्हें कमजोरी माना जाता है। जबकि पुरुष की बुद्धि, उसकी तर्क क्षमता, उसका विश्लेषण, इनको ज्यादा महत्व दिया गया है। लेकिन स्रोत ये भी कहता है कि पुरुष और स्त्री असल में एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अलग अलग रहकर दोनों अधूरे हैं, दुखी हैं। और नतीजा ये है कि वे एक दूसरे से बदला लेने की कोशिश करते रहते हैं, जाने अनजाने में। यहाँ एक और बारीक बात है जिसे समझना जरूरी है। बताइए। ये अंश पुरुष प्रकार यानी मैन टाइप और स्त्री प्रकार यानी वुमेन टाइप की बात करते हैं। ये सिर्फ शारीरिक लिंग की बात है? नहीं, ये सिर्फ शरीर की बात नहीं है, ये मन की, मनोविज्ञान की बात है। यानी ऐसा हो सकता है कि किसी का शरीर पुरुष का हो लेकिन उसका मन, उसका स्वभाव स्त्री जैसा हो,
या इसका उल्टा। अच्छा, मतलब शारीरिक लिंग और मानसिक प्रकृति अलग हो सकती है। बिल्कुल। और स्रोत के अनुसार जब शरीर और मन के इस टाइप में तालमेल नहीं होता, मेल नहीं खाता, तो इंसान के अंदर एक गहरा संघर्ष चलता रहता है, जैसे उसके भीतर ही कोई गृह युद्ध छिड़ा हो। ये काफी जटिल लगता है। चलिए, अब इन विचारों से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। प्रेम, सेक्स और रिश्तों की दुनिया में स्रोत क्या कहता है? हाँ, इस पे भी काफी कुछ है। एक बहुत अहम बात ये कही गई है कि प्रेम कोई ऐसी चीज नहीं जो हमें अपने आप आ जाती है। अच्छा, तो फिर? बल्कि ये एक कला है जिसे सीखना पड़ता है, साधना पड़ता है। जैसे कोई संगीत या नृत्य सीखता है? हाँ, कुछ वैसा ही। और प्रेम को एक पवित्र अनुभव बनाने के लिए कुछ सुझाव भी दिए गए हैं, जैसे फोरप्ले यानी काम क्रीड़ा का महत्व, और एक खास माहौल तैयार करना जिसे स्रोत प्रेम का मंदिर कहता है, जहाँ धीमी रोशनी हो, फूलों की महक हो, शायद कोई शांत संगीत बज रहा हो। एक तैयारी, एक आदर भाव। जी, दिलचस्प बात यह है कि स्रोत तथाकथित मिशनरी पोजीशन की कड़ी आलोचना करता है। वो क्यों? जिसमें पुरुष स्त्री के ऊपर होता है, उसे बहुत भद्दा और असभ्य बताया गया है, क्योंकि एक भारी भरकम पुरुष एक नाजुक स्त्री को जैसे कुचल सा देता है, उसकी सहज गति को रोक देता है। नतीजा ये होता है कि पुरुष तो शायद कुछ सेकंड में अपना ऑर्गेज़म पा लेता है, पर स्त्री को अक्सर सिर्फ इस्तेमाल किए जाने का एहसास होता है। तो विकल्प क्या है? इसके बिल्कुल उलट, स्रोत वुमन ऑन टॉप पोजीशन को बेहतर मानता है। अच्छा। इसमें स्त्री ज्यादा गतिशील रह पाती है और पुरुष थोड़ा कम, जिससे दोनों के ऑर्गेज़मिक अनुभव के एक साथ होने की संभावना बढ़ जाती है। और जब ऐसा होता है? जब दोनों एक साथ उस चरम सुख के पल में खो जाते हैं, तो स्रोत उसे किसी दूसरी दुनिया का अनुभव कहता है, समाधि की पहली झलक, जहां समय और शरीर दोनों का बोध मिट जाता है। ये तो बहुत गहरा अनुभव बताया गया है। प्रेम में आजादी के बारे में क्या विचार हैं? हाँ, आजादी पर बहुत जोर है। बंधन नहीं, आजादी। स्रोत रिलेटिंग और रिलेशनशिप में फर्क करता है। रिलेटिंग और रिलेशनशिप, क्या फर्क है? रिलेटिंग एक सतत प्रक्रिया है, जैसे नदी बह रही है, हमेशा ताजी, हमेशा नई। जबकि रिलेशनशिप एक ठहराव है, एक समझौता जो अक्सर बासी और मुर्दा हो जाता है। अच्छा, तो जीवन को एक क्रिया की तरह जीने का सुझाव है। बिल्कुल। लविंग, रिलेटिंग, सिंगिंग, डांसिंग, ये सब जारी रहने वाली प्रक्रियाएं हैं, कोई मंजिल नहीं जिस पर पहुंचकर रुक जाना है। प्रेम के अलग अलग स्तरों की भी बात है शायद। जी हाँ, एक तरह की हायरार्की बताई गई है। सबसे निचले पायदान पर प्रेम असल में एक तरह की राजनीति है, एक शक्ति का खेल। राजनीति कैसे? इसमें दूसरे पर हावी होने की इच्छा होती है, जलन होती है, अधिकार जताने की भावना होती है। स्रोत कहता है कि ज्यादातर प्रेम इसी स्तर का होता है, 99%। कड़वाहट, जिस पर बस थोड़ी सी चीनी की परत चढ़ी होती है, जो जल्दी उतर जाती है। हाँ, जो बहुत जल्दी उतर जाती है। और सबसे ऊंचे स्तर पर प्रेम चेतना की एक धार्मिक अवस्था है। वहां कोई शर्त नहीं, कोई मांग नहीं, बस देने का आनंद, प्रेम करने का सुख। ये तो काफी ऊंचा आदर्श है। ऑर्गाज्म के अनुभव को और कैसे समझाया गया है? उसे नो माइंड यानी विचार शून्यता और टाइमलेसनेस यानी समय से परे हो जाने की स्थिति बताया गया है। ध्यान की तरह? हाँ, ध्यान की एक झलक की तरह, जहां मन पूरी तरह शांत हो जाता है। और यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात का जिक्र है कि योनि ऑर्गेज़म, वजाइनल ऑर्गेज़म, असल में एक मिथक है, एक भ्रम है। सच में? जी, महिला का वास्तविक ऑर्गेज़म क्लिटोरल होता है, और इसकी खोज या कहें कि इसे स्वीकार्यता बहुत देर से मिली। स्रोत कहता है कि सदियों तक महिला को उसके अपने शरीर के इस गहरे आनंद से अनजान रखा गया। ये तो चौंकाने वाली बात है। गहरे रिश्तों और प्रेम के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट क्या बताई गई है? डर। स्रोत साफ कहता है, जहां डर है वहां प्रेम नहीं हो सकता। डर किस चीज का? कई तरह के डर हो सकते हैं। खोने का डर, निर्भर होने का डर, खुद को पूरी तरह खोल देने का डर। प्रेम तभी संभव है जब मन में कोई डर ना हो। और इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए अहंकार यानी ईगो को छोड़ना जरूरी है। अहंकार क्या है? वो झूठा मैं, वो मुखौटा जो हमने समाज से सीखा है, जो हमारे असली चेहरे को ढके रहता है। बिल्कुल। स्रोत कहता है कि प्रेम की पहली शर्त है इस अहंकार को गिरा देना। ये सुनने में आत्महत्या जैसा लग सकता है, क्योंकि हम अपने अहंकार को ही अपना सब कुछ मान बैठते हैं। हाँ, ये मुश्किल लगता है। लेकिन सच्चाई इसके उलट है। जब तक ये झूठा मैं नहीं गिरता,
तब तक असली मैं का पता ही नहीं चल सकता। अब बात करते हैं विवाह, परिवार और समाज पर स्रोत के नजरिए की। ये काफी कठोर मालूम होता है। हाँ, काफी आलोचनात्मक है। विवाह को तो एक सबसे बदसूरत संस्था तक कहा गया है। सबसे बदसूरत क्यों? इसे अप्राकृतिक माना गया है और ये तर्क दिया गया है कि ये पुरुषों ने महिलाओं पर अपना एकाधिकार जमाने, उन्हें अपनी संपत्ति की तरह मानने के लिए बनाई है। और भविष्य के लिए किए गए वादे, जैसे जीवन भर साथ निभाने का या हमेशा प्रेम करने का वादा, इन्हें झूठा बताया गया है। झूठा क्यों? क्योंकि हम सिर्फ इस पल के बारे में कुछ कह सकते हैं, आने वाले कल का किसे पता। हम कैसे वादा कर सकते हैं कि कल भी वैसा ही महसूस करेंगे? ये एक तर्क है। शादी के बाद अक्सर जुनून नफरत में क्यों बदल जाता है? इस पर क्या कहा गया है? इसकी वजह बताई गई है नवीनता का खत्म हो जाना। जब सब कुछ जाना पहचाना सा लगने लगता है, हर बात हर हरकत का अंदाजा होता है, तो एक तरह की बोरियत और कैद का एहसास होने लगता है। एक रास्ता। हाँ, पहले जो अनजाना था, जिसे जानने का रोमांच था, अब वो पूरी तरह नक्शे पर आ चुका है। अब कुछ नया खोजने को नहीं बचा और वही पुरानी चीजें दोहराते रहना ऊब और फिर धीरे धीरे नफरत पैदा करता है। हाँ, लेकिन यहाँ एक और पहलू भी है शायद। स्रोत ये भी साफ करता है कि प्रेम विवाह के कारण नष्ट नहीं होता। अच्छा? तो फिर बल्कि विवाह में रहने वाले वो लोग उसे नष्ट कर देते हैं जो प्रेम करने की कला ही नहीं जानते। यानी समस्या संस्था में नहीं, लोगों में है। हाँ, जो प्रेम को एक कला की तरह सीखते और साधते नहीं है। और इसी सोच से एक बड़ा ही अनोखा सुझाव निकलता है। क्या? कि हनीमून शादी के बाद नहीं बल्कि पहले होना चाहिए। पहले? हाँ, अगर हनीमून कामयाब रहे, अगर साथ में रहकर अच्छा लगे, तभी शादी के बारे में सोचना चाहिए, नहीं तो क्यों जिंदगी भर के लिए बंधना। ये तो काफी क्रांतिकारी विचार है। परिवार के बारे में क्या? उसे भी आलोचना की नजर से देखा गया है। हाँ, बहुत। उसे लगभग सभी तरह की मानसिक समस्याओं या न्यूरोसिस की जड़ बताया गया। सभी समस्याओं की जड़? ये तो बहुत बड़ी बात है। तर्क यह है कि परिवार बच्चों को बचपन से ही खास तरह के विचारों से भर देता है। धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक मान्यताएं जो समाज से मिलती हैं। हाँ, और ये मान्यताएं जहर की तरह काम करती हैं। बच्चे की स्वाभाविक जिज्ञासा को मार देती हैं, उसके सोचने समझने के पंख काट लेती हैं। और बच्चा बस नकल करने लगता है। बिल्कुल, बच्चा सिर्फ अपने माँ बाप की नकल करने वाला एक रोबोट बनकर रह जाता है। और जब बच्चे अपने माँ बाप को आपस में लड़ते झगड़ते देखते हैं बिना प्रेम के, तो उनके मन में प्रेम को लेकर जो एक स्वाभाविक आशा होती है, वही खत्म हो जाती है। उन्हें लगने लगता है कि प्रेम सिर्फ कहानियों में होता है, असल जिंदगी ऐसी ही होती है। तो इसका विकल्प क्या है? इसके विकल्प के तौर पर स्रोत कम्यून जैसे किसी समुदाय का विचार रखता है, जहां बच्चे किसी एक माँ बाप के बजाय बहुत सारे अलग अलग वयस्कों के साथ रहें, उनसे सीखें, ताकि उनका नजरिया ज्यादा खुला हो। हाँ, ताकि उनका मानस ज्यादा खुला और समृद्ध हो और वे किसी एक ढर्रे में बंधने से बच जाएं। चलिए, अब थोड़ा दर्द, मुक्ति और आध्यात्मिकता के विषयों पर आते हैं। दर्द के बारे में क्या कहा गया है? स्रोत दो तरह के दर्द की बात करता है। एक वो दर्द जो हम खुद चुनते हैं। खुद चुनते हैं? जैसे? अपनी ईर्ष्या से, अपने गुस्से से, अपने लालच और महत्वाकांक्षाओं से पैदा होने वाला दर्द। और दूसरा वो दर्द है जो दूसरे हम पर थोपते हैं, जैसे गुलामी, अपमान, शोषण। तो इन दोनों के प्रति रवैया क्या होना चाहिए? सुझाव है कि जो दर्द दूसरों ने दिया है उसके खिलाफ विद्रोह करो, लड़ो। और जो खुद चुना है या स्वाभाविक है? और जो दर्द हमारे अपने अंदर की वजह से है या जो जीवन का स्वाभाविक हिस्सा है, जैसे बीमारी या बुढ़ापा, उसके प्रति साक्षी बनो। साक्षी? मतलब उसे बस देखो, बिना किसी प्रतिक्रिया के, बिना उससे भागे या उसे दबाए, बस जागरूक रहो। इसी साक्षी भाव से जुड़ा शायद वो मध्ययुग की ज्ञानी महिलाओं का जिक्र है। हाँ, बिल्कुल। यूरोप में ईसाई धर्म द्वारा हजारों ज्ञानी महिलाओं पर किए गए अत्याचार का जिक्र आता है, जिन्हें डायन कहकर जिंदा जला दिया गया। डायन क्यों कहा गया उन्हें? क्योंकि वो सिर्फ जड़ी बूटियां या इलाज जानने वाली नहीं थी, वे लोगों के जीवन को बदलने की गहरी कला जानती थीं। उनका दर्शन प्रेम और यौन ऊर्जा के रूपांतरण पर आधारित था, जिसे वे पुरुषों से बेहतर समझती थी। हाँ, ऐसा स्रोत का मानना है, क्योंकि उनमें मातृत्व का गुण स्वाभाविक रूप से था। और ये गहरी समझ और कला उस समय के संगठित ईसाई धर्म के लिए एक बड़ा खतरा बन गई। चर्च के पास इसके मुकाबले देने के लिए कुछ नहीं था सिवाय सत्ता के। इन महिलाओं को भयानक यातनाएं देकर उनसे झूठे इल्जाम कबूल करवाए गए कि उनके शैतान से संबंध है। ये तो इतिहास का एक दुखद अध्याय है। महिला मुक्ति आंदोलन पर स्रोत का नजरिया कैसा है? वो भी विवादास्पद है। हाँ, काफी अलग और विवादास्पद। इसे पुरुषों की एक चालाकी, एक साजिश बताया गया है। साजिश? क्यों? ताकि पुरुष महिलाओं की जिम्मेदारी लेने से बच सकें,
और उन्हें सिर्फ भोग की वस्तु की तरह इस्तेमाल कर सकें। ओ, कहा गया है कि ये आंदोलन महिलाओं को पुरुषों से नफरत करना सिखा रहा है, उन्हें पुरुषों जैसा ही आक्रामक और प्रतिस्पर्धी यानी भेड़िया बना रहा है। तो सच्ची मुक्ति क्या है? सच्ची मुक्ति बाहरी नहीं, भीतरी है, मन के बंधनों से मुक्ति। और इसकी जरूरत सिर्फ महिलाओं को नहीं, पुरुषों को भी उतनी ही है। यानी दोनों को मिलकर मुक्त होना है। हाँ, स्रोत का मानना है कि दोनों को एक दूसरे का दुश्मन बनने के बजाय सहयोगी बनकर अपने मन से मुक्त होने की कोशिश करनी चाहिए। गर्भ निरोधक, खासकर द पिल के बारे में क्या कहा गया है? उसे क्रांति माना गया है। हाँ, उसे इतिहास की सबसे बड़ी क्रांतियों में से एक माना गया है। क्यों? क्योंकि इसने महिलाओं को लगातार बच्चे पैदा करने के अंतहीन सिलसिले और पुरुषों पर आर्थिक निर्भरता से काफी हद तक आजादी दिलाई। पहले महिला की हालत बच्चे पैदा करने वाली एक फैक्ट्री जैसी थी। और इसके धार्मिक विरोध की आलोचना की गई है। हाँ, बहुत तीखी आलोचना है, चाहे वो कैथोलिक चर्च हो या कोई और धर्मगुरु। इसे सत्ता की राजनीति बताया गया है। सत्ता की राजनीति? कैसे? लोगों को दुखी और पीड़ित रखो ताकि वे इस जीवन से निराश होकर स्वर्ग और परलोक के सपने देखें। पोप और दूसरे धर्मगुरुओं पर आरोप है कि वे गर्भ निरोध का विरोध करके असल में महिलाओं की गुलामी बनाए रखना चाहते हैं और अपनी शक्ति कायम रखना चाहते हैं। हाँ, और अपनी अनुयायियों की संख्या बढ़ाकर दुनिया में अपनी राजनीतिक शक्ति कायम रखना चाहते हैं। हमने पहले प्रेम के अलग-अलग स्तरों की बात की थी। हाँ, सबसे ऊंचा स्तर क्या है? स्रोत के अनुसार उसका सबसे ऊंचा स्तर एक ध्यानपूर्ण अवस्था है। वहां आप प्रेम करते नहीं, बल्कि आप स्वयं प्रेम बन जाते हैं। प्रेम बन जाते हैं? हाँ, ये बिना शर्त का प्रेम है, जो बस बरसता है, जैसे फूल अपनी खुशबू बिखेरता है। प्रेम को ईश्वर तक पहुंचने का सबसे सीधा पुल बताया गया है। ईश्वर से भी ज्यादा महत्वपूर्ण। कहा गया है कि ईश्वर को शायद भूला भी जा सकता है, पर प्रेम को नहीं, क्योंकि अगर प्रेम शुद्ध होता जाए तो वो अपने आप आपको परमात्मा के अनुभव तक ले जाएगा। और अंत में अकेलेपन और एकाकीपन में क्या फर्क बताया गया है, ये भी एक महत्वपूर्ण बिंदु लगता है। हाँ, ये बहुत जरूरी फर्क है। अकेलापन, लोनलीनेस, एक नकारात्मक अवस्था है, एक कमी का एहसास कि कोई साथ नहीं है। हाँ, ऐसा लगना कि कुछ छूट गया है, कोई साथ नहीं है। इसी कमी को भरने के लिए हम अक्सर रिश्तों में भागते हैं, जो एक तरह का पलायनवाद है। और एकाकीपन? जबकि एकाकीपन, एलोननेस, एक सकारात्मक अवस्था है, अपने साथ होने का सुख, स्वयं में पूर्ण होने का भाव। ये दुखद नहीं है? नहीं, स्रोत कहता है ये सुंदर है, शांतिपूर्ण है और आनंद से भरा है। सच्चा आनंद दूसरों में नहीं, अपने इसी एकाकीपन को जानने में है। जीवन का पहला और सबसे जरूरी कदम अपने इस अंदरूनी एकाकीपन के मंदिर में प्रवेश करना है। तो ये थे ओशो की किताब द बुक ऑफ वुमन के कुछ मुख्य विचार, जिन पर हमने आज बात की। हाँ, हमने लिंग भेद, प्रेम, विवाह, समाज और आध्यात्मिकता जैसे विषयों पर कई ऐसे विचारों को छुआ जो स्थापित मान्यताओं को चुनौती देते हैं, असहज भी करते हैं कई बार। बिल्कुल, और यकीनन सोचने पर मजबूर करते हैं। जैसा हमने शुरू में ही कहा था, हमारा मकसद सिर्फ इन नजरियों को सामने रखना था, उन पर कोई सही गलत का ठप्पा लगाना नहीं। जाते जाते एक विचार है जो इन सब बातों से उभरता है, जिसमें हमने सीधे तौर पर ज्यादा बात नहीं की, लेकिन जो शायद इन सब का निचोड़ है। क्या? स्रोत बार बार कहता है कि सच्चा प्रेम, गहरे और सार्थक रिश्ते तभी मुमकिन है जब इंसान अपने अहंकार और अपने डर को छोड़ने को तैयार हो। हाँ, ये बात बार बार आई है। तो इससे एक सवाल उठता है, अगर ऐसा समाज हो जहां लोग रिश्ते बनाने से पहले खुद की गहरी खोज करें, अपने एकाकीपन को समझें और उसे जिएं, तो वहां रिश्ते कैसे होंगे? क्या वे ज्यादा सच्चे, ज्यादा प्रामाणिक और कम टकराव वाले होंगे? ये एक सवाल है जिस पर शायद सोचा जा सकता है। बिल्कुल, ये एक विचारणीय प्रश्न है। और इसी सवाल के साथ आज की ये चर्चा हम यहीं समाप्त करते हैं।